नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे शाह ने निकाली शिंदे की हेकड़ी, विपक्ष की थ्योरी का निकल गया दम, 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण, संजय राउत को क्यों लगी मिर्ची। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। देवेंद्र फडणवीस की तीसरी बार ताजपोशी, आजाद मैदान में 40,000 मेहमान जुटेंगे, एकनाथ शिंदे ने मानी हार। बीजेपी का पावर फार्मूला हुआ फाइनल, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम पर बनी बात, गृह मंत्रालय पर बीजेपी का कब्जा। महायुति में खत्म हुआ टकराव, विपक्ष की थ्योरी हुई फेल, विपक्ष को लगा जोरदार झटका। महायुति की जीत में लाडली बहन योजना की बड़ी भूमिका, अब सरकार ने बहनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। ईवीएम पर हुआ शक तो महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव में बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। खबरों में सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस की शानदार जीत की। 11 दिनों से सीएम के नाम पर बना सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के सामने सरेंडर कर दिया है, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बाजी जीत ली है। 5 साल के सीएम, फिर 72 घंटे के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और फिर 2.5 साल के डिप्टी सीएम। पिछले 10 साल तक अलग अलग रोल में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के हीरो बने रहे। अब 5 दिसंबर को वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में अब 5 साल के लिए मराठा के बाद पेशवा की पेशवाई चली गई है। बीजेपी ने फडणवीस के नाम को सीएम पद के लिए फाइनल कर दिया। 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर फाइनली मोहर लग जाएगी। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस जनसंघ और बीजेपी के नेता रहे हैं और नागपुर के गंगाधर फडणवीस को नितिन गडकरी भी अपना राजनीतिक गुरु बताते रहे। 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के पार्षद से राजनीति की शुरुआत की और फिर 27 साल की उम्र में वो युवा मेयर बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा। 1999 में दक्षिण पश्चिम नागपुर से विधानसभा चुनाव लड़े और लगातार जीतते रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन के बाद नेतृत्व की चर्चा चल रही थी। नितिन गडकरी और एकनाथ खड़से जैसे दिग्गज कतार में थे। चुनावों के दौरान दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा काफी लोकप्रिय हुआ। देखते ही देखते वो बीजेपी के पोस्टर बॉय बन गए। अपनी बेदाग छवि और लोकप्रियता के कारण आरएसएस ने भी उन्हें नेक्स्ट जनरेशन के नेता के तौर पर चुना, जिसमें वो खरे साबित हुए। उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाकर अपने नेतृत्व क्षमता को भी साबित कर दिया। वहीं एकनाथ शिंदे को भी फडणवीस ने बड़ी मात दी है। तो देवेंद्र फडणवीस लगातार सीएम रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी के चलते उनके नाम पर फाइनल मोहर नहीं लग पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने सरेंडर किया है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की राह पूरी तरह से साफ हो चुकी है और अब उनके नाम पर मोहर लग गई है। खबरों में अब बात बीजेपी के फार्मूले की। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फार्मूला तय हो चुका है। महाडील में यह तय हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और साथ में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे, जो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। साथ ही अजीत पवार भी डिप्टी सीएम होंगे और स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास ही रखने जा रही है। यह पद एनसीपी या शिवसेना को मिलने नहीं जा रहा है। शिवसेना को अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय का पद दिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्रालय का पद अजीत पवार के पास रहेगा और देवेंद्र फडणवीस के पास मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी क्यों नहीं छोड़ना चाह रही थी। इसकी एक वजह यह है कि उनके लोकसभा में 7 सांसद हैं और मौजूदा लोकसभा में बीजेपी के लिए एक सांसद बेहद जरूरी है। साथ ही मराठा होने के नाते बीजेपी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि फडणवीस ब्राह्मण जाति से आते हैं और 2 मराठाओं को साथ रखना बीजेपी की रणनीति है। रामदास अठावले ने बताया, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बुधवार को विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग सकती है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे अनुभवी नेता हैं। एकनाथ शिंदे को समझना चाहिए कि राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। उन्हें महायुति का अध्यक्ष बनाकर उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जोरों पर है। समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा और इसके लिए मुंबई के आजाद मैदान में मंच बनाने की तैयारी तेज हो गई है। वहीं मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भी बीएमसी की तरफ से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इस समारोह को भव्य बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
कार्यक्रम में करीब 40,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और कई बड़े नेता और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शरीक होंगे और महायुति के घटक दलों की नेता भी इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को आजाद मैदान पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनी और महायुति की बात करें तो बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57, एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 16 और एनसीपी शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी यहाँ पर महायुति ने सबसे ज्यादा 230 सीटों पर जीत दर्ज की है और अब महायुति की सरकार बनने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महायुति को प्रचंड जीत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा में हो रही देरी पर विपक्षी दलों के नेता महायुति को निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सीएम फाइनल नहीं होने पर महायुति पर तंज कसा। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे गायब हैं? भारी बहुमत है उनके पास, फिर भी वो नाम नहीं घोषित कर पा रहे। ये सब दिल्ली का खेल है। महाराष्ट्र में एक मरकत लीला चल रही है, दिल्ली में बैठ के डमरू बजा रहे हैं। शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, इतने दिन हो गए चुनाव के नतीजे आए हुए, महायुति के पास बहुमत है लेकिन वो जनादेश का अनादर कर रहे हैं। कोई दिल्ली भाग गया, कोई गुस्सा है उनके खेमे में, पता नहीं क्या चला है। ये महायुति वाले लोगों का अनादर कर रहे हैं। नौटंकी हो रही है, बारात है पर दूल्हा नहीं है। कोई शादी में नाराज फूफा की तरह गुस्सा है। विपक्ष के बयानों पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता दीपक केसकर ने कहा कि सरकार तो वैसे भी बन रही है, शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को तय। यह गलत है कि एकनाथ शिंदे की वजह से राज्य में सरकार नहीं बन पा रही है। बीजेपी ने आज पर्यवेक्षक नियुक्त किए, इसलिए सीएम चेहरे की घोषणा जल्द होगी। यानी अब साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। वहीं महायुति की सरकार बनते ही विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। जिस तरह से बयानबाजी कर रही थी तो वो यहाँ पर एक थ्योरी भी पेश कर रहे थे कि विपक्ष मिलकर सरकार बनाएगा, लेकिन उसकी हवा निकल चुकी है। खबरों में अब बात लाड़की बहन योजना की। लाड़की बहन योजना को महायुति की जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना जा रहा है। खबर है कि महायुति 2.0 सरकार लाड़की बहन योजना की मासिक किश्त को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर सकती है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, किश्त बढ़ाने को लेकर नई सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जाएगा और किश्त को हर महीने 2,100 रुपए से बढ़ाने का फैसला नई सरकार की कैबिनेट मीटिंग में किया जाएगा। राशि कब और कैसे बढ़ानी है ये तय करना कैबिनेट का विशेष अधिकार है। लाड़की बहन योजना के तहत आर्थिक तंगी का सामना कर रही 21 से 65 साल की महिलाओं को ये सहायता मिलती है। जुलाई अक्टूबर के बीच राज्य सरकार ने 2.4 करोड़ लाभार्थियों को करीब 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे और महिला मतदाताओं के बीच इस योजना को खूब लोकप्रियता मिली थी। और अपने घोषणा पत्र में महायुति ने मासिक किश्त को 2,100 रुपए से बढ़ाने का वादा भी किया था। 1,500 रुपए से 2,100 बढ़ाने का यहाँ पर वादा किया गया था। और महायुति की फ्लैगशिप लाड़की बहन योजना जो है वो मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना के मॉडल पर बेस्ड है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए ये गेम चेंजर साबित हुई। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार ने लाड़की बहन योजना की 5वीं किश्त को शिंदे सरकार ने ही आचार संहिता लागू होने से पहले एडवांस पेमेंट के तौर पर जारी कर दिया था और अब इस योजना के लाभार्थियों को 6ठी किश्त का इंतजार है। खबरों के आखिर में बात ईवीएम की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हुए थे, लेकिन सोलापुर में एक बार फिर वोटिंग होने की बात कही जा रही थी। ये वोटिंग चुनाव आयोग नहीं बल्कि ग्रामीण खुद कराने वाले थे। गांव वालों का दावा है कि इस गांव में बीजेपी को 100 से 150 वोट ही मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां से ज्यादा वोट मिले हैं। यही वजह है कि गांव वाले चंदा इकट्ठा करके दोबारा मतदान कराने की तैयारी में थे। हालांकि मतदान से पहले ही पुलिस ने दखल दिया और दोबारा मतदान की उनकी योजना को रद्द कर दिया। मार्कंडवाड़ी गांव के सोलापुर में मालरिशस विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ ज्यादातर मतदाता महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के समर्थक हैं। यहाँ से एनसीपी सपा के उत्तम राव जानकर ने बीजेपी के पूर्व विधायक राम सातपुते को हराया। यहाँ समर्थकों ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए ईवीएम के नतीजों पर आपत्ति उठाई, सवाल उठाए और ग्रामीणों का दावा कि उनके गाँव से एनसीपी शरद चंद्र पवार के उत्तम राव जानकर को 80% वोट मिले हैं, लेकिन ईवीएम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ये नहीं है।
ग्रामीणों ने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी को गांव से 100 से 150 से ज्यादा वोट नहीं मिल सकते। यही वजह है कि ग्रामीण फिर से वोटिंग कराने की तैयारी में थे। गांव वालों के इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन फौरन एक्शन में आ गया। प्रशासन ने गांव वालों से इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने की अपील की थी, क्योंकि इस इलाके में तनाव पैदा हो सकता है और पुलिस ग्रामीणों से बातचीत कर रही थी, जिसके बाद दोबारा मतदान की योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के सोलापुर के गांव में जिस तरह से ग्रामीणों ने खुद ही मतदान करने की योजना बनाई थी, उसे फिलहाल प्रशासन ने रोक दिया है, लेकिन इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे इलाके में तनाव ना फैले। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।